नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की कहानी है कहने को चार बहुएं हैं पर पोता किसी ने नहीं दिया। आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप हमारी कहानियों का आनंद ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलकर एक शपथ लेते हैं। मेरी बेटी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से मजबूत होनी चाहिए। इसके लिए मैं प्रतिदिन प्रयासरत हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। बधाई हो कल्पेश की माँ, दूसरी बार सास बनी हो। तुम्हारे तो मजे ही मजे, बस बैठी रहना। दोनों बहुएं काम करेंगी और तुम चाय की चुस्की लेना। यह कहते हुए विमला जी की नंद उन्हें बधाई दे रही थी और विमला जी का सीना गर्व से चौड़ा हुए जा रहा था। पता नहीं नंद बधाई दे रही थी या ताना मार रही थी, क्योंकि विमला जी की नंद शारदा की 3 बेटियां हैं और उनका बेटा एक भी नहीं। तभी विमला जी की जेठानी कहने लगी, बहुएं तो 2-2 आ गई, अब जल्दी से दादी भी बन जाओ। विमला जी इतराते हुए बोली, दीदी अब यह हमारे हाथ में तो है नहीं। मैंने तो बेटों के लिए एक से बढ़कर एक बहू छाट कर ला दी। गुण और रूप यौवन में एक से बढ़कर एक है। आगे की कार्रवाई तो बहू बेटों को करनी है। यह कहते हुए सभी औरतें हंसने लगी। समय बीता। बड़े बेटे की शादी को 2.5 साल हो गए थे। बड़ी बहू ने नन्ही कली को जन्म दिया। सब बहुत खुश थे, लेकिन विमला जी ने भारी मन से कहा, पहली बार अगर पोता हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था। विमला जी के पति मोहन जी बहुत खुश थे। उनके स्वयं के तो 4 बेटे हैं, कोई बेटी नहीं। अब उनके घर में लक्ष्मी के आगमन से उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। विमला जी की नंद शारदा फिर से आई तो अपने तरकश से तीर छोड़ते हुए बोली, भाभी तुमने तो बेटों की परंपरा चलाई थी, आज वह टूट गई। अब तुम्हारे घर में बेटी का आगमन हुआ है, बधाई हो। घर में लक्ष्मी आई। अब यह नहीं पता कि नंद बधाई दे रही थी या फिर ताने मार रही थी, क्योंकि नंद को 3 बेटियों के कारण हमेशा ही सुनना पड़ता था, जबकि विमला जी की नाक बिरादरी में ऊंची रहती थी। उनके तो 4 बेटे, बेटों की माँ होने का रोब ही निराला होता है। विमला उदास मन से बोली, दीदी देखिए ना, एक लड़का हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था। नंद बोली, भाभी चिंता क्यों करती हो, दूसरी बहू भी तो है तुम्हारी, जल्दी ही पोते का सुख देखोगी। यह यूं मन मार कर मत बैठो, घर आई लक्ष्मी का स्वागत खुशी से करो। मेरी भी तो 3 बेटियां हैं और बेटा एक भी नहीं, परंतु मैं तुम अपनी बेटियों से कभी मुंह नहीं चिढ़ाती, अपनी बेटियों को बेटों से कम भी नहीं समझती। भरे पूरे परिवार में बच्ची का पालन पोषण होता रहा। धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन विमला जी को पोतों की चाहत ज़्यादा थी। करीब 2 साल बाद विमला ने अपनी दूसरी बहू नैना से कहा, बहू अभी तो मैं करने लायक हूँ, तुम जल्दी से हमें खुशखबरी दे दो। फिर मत कहना कि सास ने कोई मदद नहीं की, अभी तो मैं छोटे बच्चे को भी संभाल सकती हूँ। बहू बोली, मम्मी जी शादी को अभी 2 वर्ष ही तो हुए हैं, नौकरी से फुर्सत ही कहाँ है जो बच्चों के बारे में सोचूं। अभी मेरा मन नहीं, मैं पहले अपने कैरियर को एक ऊंचाई पर पहुँचा दूँ, फिर बच्चों के बारे में सोचूंगी। विमला जी पति के पास आकर बैठी और बड़बड़ाने लगी, एक नौकरी क्या करती है, अपने आप को न जाने क्या समझती। क्या नौकरी करने वाली बहुएं बच्चे पैदा नहीं कर सकती? 8 घंटे काम करके कौन सा तीर मार लेती? हम भी तो दिन भर काम करते थे। घर में, खेत में हमारा कितना बड़ा संयुक्त परिवार था। 1.5 घंटा तो रात भर आटे में रोटियां बनाने में लग जाता था, फिर भैंसों का काम, फिर खेत का काम, सारा दिन लगे रहते थे। लेकिन फिर भी 4-4 बच्चे पैदा किए, सास को 4 पोते दिए। सास पूरे गांव में नाक ऊंची करके घूमती थी। पत्नी को बड़बड़ाते हुए सुना तो मोहन जी बोले, विमला जी पहले की बात अलग थी, 4 बच्चों का खर्च उठाने में मेरी जो हालत हुई यह मैं ही जानता हूँ, तुम्हें तो उसका अंदाजा भी नहीं होगा। बस अपनी सास को खुश करने के चक्कर में लगी रही। यह कहकर मोहन जी भी ठाके लगाकर हंसने लगे। तो मानो उन्होंने विमला जी के जले पर नमक छिड़क दिया हो और वह पैर पटकती हुई घर से बाहर जाते हुए बोली, आपको क्या मालूम सास को पोतों की कितनी इच्छा होती, आपको तो हमेशा हंसी मजाक ही सूझता है। नैना ने सास की बात पर गौर किया और उसने बच्चे बनाने का मन बना लिया।
1 साल बाद नैना ने भी एक बच्ची को जन्म दिया। उस दिन तो मानो विमला जी के ऊपर दुखों का बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि बड़ी बहू ने भी कुछ दिन पहले ही दूसरी बेटी को जन्म दिया था। बड़े बेटे ने आगे और बच्चे ना बनाने का फैसला भी कर लिया था, जिससे विमला जी अच्छी खासी नाराज थी। भला बेटियों से भी खानदान आगे बढ़ता है। तो बेटियां हुई और आगे और बच्चे ना बनाने का फैसला ले लिया। बेटे का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। विमला जी दिन भर बड़बड़ाती रही। बेटे के सामने एक ना चलती, परंतु अपना गुस्सा बड़ी बहू पर निकालती, जिससे परेशान होकर बड़ा बेटा और बहू अलग हो गए। अब दूसरी बहू ने भी बेटी को जन्म दिया तो विमला जी के लिए यह बात असहनीय हो गई। मोहन जी ने पत्नी को समझाया, फिर वह कुछ शांत हुई। इससे अगले साल विमला जी ने तीसरे बेटे की शादी रचाई। बहू के आने के बाद विमला जी ने जितने टोटके और नुस्खे होते हैं सब कर डाले और संयोग से बहू तुरंत ही गर्भवती भी हो गई। विमला जी के मन में पोते की चाहत के लड्डू फूटने लगे। उन्होंने इतने जतन जो किए थे, पर कहते हैं होता वही है जो भगवान चाहता है। घर में एक बार फिर से लक्ष्मी का आगमन हुआ। अब विमला जी की 4 पोतियां जो उन्हें फूटी आंख भी नहीं सुहाती। यह बात अलग है कि बेटियों के जन्म के बाद बड़े बेटे ने अपने कार्यालय में अच्छी खासी तरक्की हासिल की और उसका तबादला दूसरे शहर में भी हो गया था। वह अपनी दोनों बेटियों और पत्नी के साथ दूसरे शहर में जाकर रहने लगा। विमला जी की दूसरे नंबर की बहू नौकरी पैसे वाली थी। कंपनी की तरफ से उसे विदेश जाने का ऑफर मिला और वह पति पत्नी भी अपनी एक बेटी के साथ विदेश चले गए। उन्होंने भी आगे और बच्चा ना बनाने का फैसला लिया। विमला जी को लग रहा था कि सारे बेटे और बहुएं मिलकर उसके साथ बदला ले रहे। तीसरे नंबर की बहू को बेटा हुआ। उसके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। तीसरे नंबर का बेटा भी अपने बच्चों को लेकर अलग रहता है। अब बारी थी विमला जी के चौथे नंबर के बेटे की। विमला जी ने अपने चौथे बेटे का विवाह बड़ी धूमधाम से रचाया। घर में बहू आई, परंतु वह आशा के विपरीत थी। विमला जी की बड़ी तीनों बहुओं ने कभी उन्हें पलटकर जवाब नहीं दिया, लेकिन यह तो बहुत तेज तरार थी। अब विमला जी भी बुजुर्ग हो चली थी। सबसे छोटी बहू के सामने उनकी एक न चलती, लेकिन मजबूरीवश छोटे बेटे के साथ ही रहना था। छोटी बहू भी कहे अनकहे शब्दों में यह जता ही देती थी कि सास ससुर का भार उसे अकेले ही ढोना पड़ रहा है। विमला जी से उसकी अनबन रहने लगी। दोनों सास बहू में 36 का आंकड़ा था। यह अलग बात थी कि छोटी बहू ने समय समय पर 2 बेटों को जन्म दिया। विमला जी छोटी बहू को सिर आंखों पर बिठाकर रखना चाहती थी, लेकिन छोटी बहू तो बेलगाम घोड़ी की तरह विमला जी की एक ना सुनती। छोटा बेटा भी बहू की ही सुनता। कुल मिलाकर कुछ ही दिनों में बहू ने घर पर अपना एक छत्र शासन कायम कर लिया। मोहन जी बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। पत्नी को अक्सर ही समझाते कि बहू से मत उलझा करो। 3 बहुएं तो वैसे भी हमसे दूर रहती हैं। एक यह छोटी है, बुढ़ापे में इसी से सेवा की उम्मीद है। तुम इससे भी बेवजह उलझती रहती हो। परंतु विमला जी को आदत थी कि सास वाला रुतबा ऐसे कैसे छूट सकता था। 3 बहुओं पर शासन कर चुकी थी। भला छोटी बहू की क्या मजाल कि वह उसके सामने जुबान चलाए। कुल मिलाकर सास शेर तो बहू सवा शेर वाली कहावत यहाँ सच होती नजर आई और घर में रोज झगड़े होने लगे। बेटा भी माँ और पत्नी के झगड़ों से परेशान था। उसने अपने माता पिता से बात करनी भी छोड़ दी। एक दिन विमला जी की ननद शारदा जी उनसे मिलने आई। ननद को ओला कैब छोड़कर आई। महंगा सूट, गले में सोने की चैन, हाथों में कंगन। नंद विमला जी की हम उम्र थी, लेकिन इनकी हड्डियां निकल आई और नंद जी अभी भी सुडौल। ननद के ठाठ देखकर विमला जी बोली, वाह शारदा, तेरे तो ठाठ है। मेरी तो 4 बहुएं, परंतु फिर भी मैले कपड़े पहनती हूँ। गले में सोने की तो क्या, चांदी की भी चैन नहीं। और तू तो बुढ़ापे में भी सोने की चूड़ियाँ पहनकर गाड़ियों में घूमती। शारदा अपनी भाभी के पास बैठते हुए बोली, भाभी, मेरी तीनों बेटियां अच्छा पढ़ लिख गई। भगवान की दया से तीनों का विवाह भी अच्छे घरों में संपन्न हुआ। आप तो सब जानती हैं कि बीच वाली बेटी विदेश में रहती। दोनों पति पत्नी अच्छा कमाते। छोटी वाली बेटी ने डॉक्टर की पढ़ाई की थी। उसे डॉक्टर लड़का मिल गया और दोनों अपना बड़ा हॉस्पिटल चलाते। हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। तीनों बेटियां बारी बारी हमसे मिलने आती और घर की सारी व्यवस्था देख जाती।
कोई भी टूटे फूटे बर्तन हो तो नौकरानी को देती और उसके स्थान पर नए बर्तनों की व्यवस्था कर देती। फटे पुराने कपड़ों के स्थान पर नए कपड़ों की व्यवस्था करना कभी नहीं भूलती। विदेश वाली बेटी सर्दियों की शुरुआत में आती है, 2 महीने हमारे साथ ही रहती है और साथ में कंबल, रजाई, जर्सी, स्वेटर, हर चीज़ की व्यवस्था भी हमारे लिए कर जाती है। अभी कुछ दिन पहले ही आई थी, अपने पिताजी से बोली, पिताजी आपकी मॉर्निंग वॉक के जूते घिस गए, चलिए आपको नए जूते दिलवा दो। और शोरूम से बढ़िया जूते अपने पिता को दिलवा दिए। हम बहुत मना करते हैं, लेकिन कहती हैं आप लोगों ने हमें इतना काबिल बनाया तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम तीनों बेटियां मिलकर आप दोनों को किसी तरह की कोई कमी महसूस न होने दें। आपको हम अपनी पलकों पर बिठा कर रखेंगी। आपने कभी हमें बेटों से कम नहीं समझा, तो अब हमारी बारी है। आपके नंदोई जी की पेंशन को हम हाथ भी नहीं लगाते। बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए हैं तो हमने सोचा सोने की चैन और चूड़ियाँ बनवा ली। बेटी ही इतना कर जाती है कि हमें कुछ खरीदना ही नहीं पड़ता। काम करने के लिए काम वाली बाई है। बेटियां तो कई बार जिद करती हैं कि माँ बाबूजी हमारे साथ आकर रहिए। विदेश वाली बेटी तो पिछले साल जिद करके ही बैठ गई कि मैं आपको विदेश लेकर जाऊंगी, लेकिन हमने बड़ी मुश्किल से समझाया। अभी कल ही मैंने आपके पास आने की इच्छा जाहिर की तो छोटी बेटी ने कैब भिजवा दी। हमारी तीनों बेटियां मिलकर कहने से पहले हर चीज़ की व्यवस्था कर देती। हमारे तीनों दामाद भी बहुत अच्छे हैं। हमारी बेटियों पर कभी कोई बंदिश नहीं लगाते। उनकी ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं। कभी यह नहीं कहते कि तुम्हें अपने माँ बाप पर पैसा खर्च क्यों करती हो। बड़ी बेटी के सास ससुर तो कई बार कहते हैं कि समधन जी अब हमारे पास रहने के लिए आ जाइए, चारों मिलकर खूब मस्ती किया करेंगे। वह तो हम ही हैं कि बेटियों के घर रहने से कतराते हैं, सोचते हैं कि जितना समय निकल जाए उतना ही अच्छा। बेटियां अंतिम समय में देखभाल कर देंगी वही बहुत है। तुम सुनाओ भाभी, घर बहुत खाली खाली सा दिखाई दे रहा है। चारों बेटे और बहुएं कहाँ हैं? आपका बड़ा सा आंगन तो पोते पोतियों से भरा हुआ खिलखिलाता नजर आना चाहिए था, परंतु यहाँ कोई चहल पहल नजर नहीं आ रही। यह सब सुनकर विमला जी की आंखों की कोर में आंसू आ गई। शारदा से बोली, अब क्या कहूँ शारदा, यह सब मेरी पोतों की चाहत का नतीजा है। एक बेटा पत्नी सहित विदेश जाकर रहने लगा, उसकी एक बेटी। तुम तो जानती हो कि बड़े बेटे की 2 बेटियां हैं और वह भी दूसरे शहर में रहता है। तीसरे बेटे की एक बेटी और एक बेटा। पिछले कुछ दिनों से ही वह भी मेरे कलेश से परेशान होकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अलग रहने लगा। अब रहा छोटा बेटा, अभी शाम होते ही सामने से के दरवाजे से परेड करता हुआ आएगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन बैठा है, फिर दाएं मुड़ेगा और सीधा अपने कमरे में चला जाएगा। हम दोनों पति पत्नी 4 बेटे बहुओं के होते हुए भी अकेले एक कमरे में पड़े रहते हैं। छोटी बहू अपना रोब झाड़ती है कि सास ससुर के सारे काम उसे ही करने पड़े, इसीलिए कभी समय पर रोटी देती है तो कभी नहीं। मुझे अपने और तुम्हारे भैया के कपड़े स्वयं ही धोने पड़ते हैं। बुढ़ापे में जैसे धुलते हैं धो लेती हूँ। 4 बहुओं और बेटों के होते हुए हमें बुढ़ापा इस तरह से काटना पड़ रहा है। सचमुच मुझे अपने 4 बेटों पर बहुत गुमान था, परंतु आज तुम्हारे ठाठ देखकर मेरा गुरूर चूर चूर हो गया। शारदा, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हारी कोख से 3 बेटियों ने जन्म लिया। तुम सच कहती थी, बेटियां बेटों से कम नहीं होती। परवरिश अच्छी हो तो बेटियां बेटों से अच्छा करके दिखाती। मैं यही नहीं कहती कि बेटे और बहुएं बुरे होते, लेकिन बेटियां हमेशा ही बेहतर करती। उदाहरण मेरे सामने है, सत्या को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। कुछ दिन बाद मोहन जी की अस्मत मृत्यु हो गई। इसके बाद तो विमला जी की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। बड़े बेटे और बहू में से कोई सा भी बेटा विमला जी को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं था। छोटी बहू की जुबान दिन ब दिन कड़वी होती जा रही थी, परंतु जीवन तो जीना है। विमला जी बीमार पड़ गई। बाहर रहने वाले दोनों बेटे बारी बारी आए और अपनी माँ का हाल चाल पूछकर वापस लौट गए। विदेश वाला बेटा भी माँ की बीमारी की खबर सुनकर इमरजेंसी फ्लाइट लेकर माँ से मिलने आया। विमला जी को बहुत सुकून मिला। बेटा उनके पास बैठकर माथा सहला रहा था। विमला जी की आंख लग गई। वह कच्ची पक्की नींद में थी। तभी विदेश से बहू का फोन आया और बेटे ने कहा, कोई इमरजेंसी है क्या?
अगर इमरजेंसी है तो मैं जल्दी लौट आता हूँ। बहू ने सास की तबीयत के बारे में पूछा तो बेटे ने बताया कि माँ की हालत ज़्यादा नाजुक है। बहू ने प्रत्युत्तर में कहा, नहीं, इतनी ज़्यादा इमरजेंसी भी नहीं। आप कह रहे थे कि माँ की तबीयत ज़्यादा खराब है। मुझे लगता है कि यह 2-3 दिन में निपट जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि आप यहाँ आओ और वहाँ पर माँ सांसें पूरी कर ले, तो फिर से दोबारा जाना पड़ेगा। 2 बार की फ़्लाइट का खर्चा महंगा पड़ेगा, इसीलिए सब कुछ निपटा कर ही आना। विमला जी यह सब सुन रही थी। बेटा बहू से बात कर रहा था। ठीक है, जैसा तुम कहती हो वैसा ही करूँगा। ज़्यादा समय नहीं माँ, बस 2-3 दिन की ही मेहमान है। आज यह सब सुनकर विमला जी के हृदय को गहरी चोट लगी। आज अंतिम समय में भगवान को याद करते हुए कह रही थी, हे भगवान, काश तुमने मेरी कोख से एक बेटी को भी जन्म दे दिया होता तो मैं भी अपने दुख सुख साझा कर लेती। हृदय में जोड़र का दर्द उठा और विमला जी ने संसार को अलविदा कह दिया। मैं यह नहीं कहता कि बेटे बुरे होते, वह माँ बाप की सेवा नहीं करते, लेकिन यह सत्य है कि बेटियों का जुड़ाव माँ बाप से अधिक होता है और समय आने पर बेटियां अपनी जिम्मेदारी अधिक बेहतर तरीके से निभाती हैं। यह सब ने देखा है और जाना है, इसीलिए समय बदल रहा है। अपने नजरिए में बदलाव लाएं। बेटियां बेटों से कम नहीं होती, जरूरत है बेहतर परवरिश की। बेटे को घी चुपड़ी और बेटी को बची खुची। हमारे समाज की इस सोच से लड़ना होगा। दोस्तों, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में लिख कर जरूर दें। क्या आप भी यही मानते हैं कि बेटियां जिम्मेदारी का निर्वाह बेहतर तरीके से करती? मेरी भी एक बेटी है, मैं उसे खान पान और हर चीज़ में प्राथमिकता देता हूँ। बुढ़ापे का सहारा भले ही बेटे बने, लेकिन मेरी बेटी शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको किस किरदार की भूमिका अच्छी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएगा। आशा करता हूँ आपको यह कहानी भी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आएँ तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।